क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम है वही एक्सरसाइज का, आखिरी एक्सरसाइज चल रही है अपनी, तो ये कर लेना, अगर नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। रेवेन्यू कैसे निकालते बताया था, सेम टू सेम है ना, एब्सेंट ही क्या, कुछ नहीं हो सकता फिर वीडियो देख के आओ। नहीं नहीं नहीं, ये सेम और सेम रिपीट हो रहा है ना, नीचे नीचे सेम है देखो। हाँ ये लो ध्यान दो इधर, इसका कंसेप्ट सब बता चुका हूं मैं, फिर से कंसेप्ट थोड़ा सा वो मतलब ओवरव्यू देख लेते हैं इसका, बाकी का बचा हुआ होमवर्क दूंगा पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस आइटम्स, कितने आइटम्स प्रोड्यूस कर रही, एक्स आइटम्स। ऑनलाइन यार ये ना, हाँ एक्स ए, बाहर जाएंगे तुम लोग, इधर ध्यान दो। एक्स आइटम्स प्रोड्यूस करी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कितने आइटम्स, एक्स आइटम्स, एट द कॉस्ट ऑफ 180 प्लस 4x। द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज p is equal to 240 minus x. Find x for which revenue is increasing और प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पर हमको कौन से फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, मतलब इंक्रीज करना है, मैक्सिमाइज नहीं, कौन से फंक्शन को बताना है, इंक्रीजिंग। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग है तो एक्स की वैल्यू निकालना है, और प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग है तो एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो रेवेन्यू होता क्या अपना, रेवेन्यू क्या होता है आपका, हाँ रेवेन्यू होता है आपका, बोलो क्या होता, पी डॉट एक्स। रेवेन्यू क्या होता, पी डॉट एक्स, प्राइस इनटू डिमांड। रेवेन्यू पी डॉट एक्स होता है या पी डॉट डी होता है। ठीक है, पी डॉट डी या पी डॉट एक्स, जो लिखना है। पी क्या है बताओ, प्राइस 180 प्लस 4x नहीं है, एक मिनट, टोटल कॉस्ट, हाँ बताओ प्राइस क्या दिया हुआ है, बोलो, ये तो कॉस्ट है ना, ये तो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट, तो प्राइस क्या दिया हुआ है बोलो, 240 माइनस एक्स, तो 240 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर है, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका, रेवेन्यू। और कॉस्ट, अरे यार क्यों ऐसी चकचिक चिकचिक कर रहे हैं वहां पर, पागल समान डिस्टर्ब कर रहे कंटिन्यूसली। अब आवाज नहीं आने को ना मेरे को। 240 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो ये रेवेन्यू क्या हो जाएगा बोलो, 240x माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 180 प्लस 4x, ये दिया हुआ है कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, हमको क्या निकालना था, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बताना था और प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। रेवेन्यू तो पता ही लग गया अब मेरे को, पी डॉट एक्स करके। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालते, प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो क्या माइनस करना था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू निकाल चुके तुम 240x माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें से कॉस्ट हटा दो, कॉस्ट क्या है 180, बोलो प्लस 4x को हटा दो, तो ये आ जाएगा अपना। आगे बढ़ते, 240x माइनस 4x कितना x, 236x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, तो यहां थोड़ा करीब लिख दे रहा उसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 236x क्या बचा, और माइनस 180 बचा। समझ में आ गए, ये क्या निकल गया आपका, कौन सा फंक्शन निकल गया, प्रॉफिट फंक्शन निकल गया। ठीक हो गया, तो दोनों फंक्शन निकल गए, दोनों फंक्शन को क्या क्या करना है, एक्स की वैल्यू बताना है, फॉर विच दे आर इंक्रीजिंग, फॉर विच दे आर इंक्रीजिंग। ठीक है, ये प्रॉफिट फंक्शन मान लिया, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन आ गया। ठीक है, आर भी और पी से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पी से नहीं लिखना, पी फॉर प्राइस रहता। ठीक है, इसलिए पहले की बुक में क्या देता था पता है क्या, वो पाई, पाई पाई फॉर प्रॉफिट फंक्शन डिनोट करता था। पर अब प्रॉब्लम ये है कि पाई बुक में दिया नहीं है, तो पाई में बड़ा कंफ्यूजन हो, तो लोगों को ये पाई 3.14 तो नहीं है, है ना,
लेकिन पाई ले सकते अपन, पुरानी बुक्स में पाई दिया हुआ था। पाई का मतलब क्या था? प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ या डिफाइन करके लिख देना उसको, प्रॉफिट इज इक्वल टू, और फिर उसके आगे में कुछ लिख देना पी ऑफ एक्स ऐसा। लेकिन प्राइस के लिए भी वो यूज होता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए पहले की बुक्स में पाई दे, तुम भी पाई ले लो, काम करो, क्या ले लो? पाई। ठीक है, पाई फॉर प्रॉफिट फंक्शन है वो, डिनोट, बस डिनोट कर रहे अपन प्रॉफिट फंक्शन को काय से? पाई से। और 3.14 वाला पाई नहीं है, ये सिर्फ एक डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट फंक्शन। इसको क्या करना है? इंक्रीजिंग पर एक्स की वैल्यू पता करना है जब ये दोनों इंक्रीजिंग हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 180 प्लस 4x। रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद रखो, पी डॉट डी या पी डॉट एक्स। ठीक है इश्मिका, पी डॉट एक्स, प्राइस दिया हुआ था 240 माइनस एक्स, इंटू क्या किया? एक्स, क्या निकल गया? रेवेन्यू। प्रॉफिट कैसे निकलता? ये भी याद रखना है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको नेक्स्ट? ये देखो, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग निकालना है ना, तो आर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डी आर बाय डी एक्स, डी आर बाय डी एक्स क्या आ जाएगा वो? 240 एक्स का डेरिवेटिव 240 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x बराबर हो गया। अब एज पूरा अच्छे से लिख लेना, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो 240 माइनस 2x को क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 0। तो माइनस 2x को क्या लिखेंगे? माइनस ग्रेटर देन माइनस 240। तो x को क्या लिखेंगे? लेस देन 120। तो ये एक वैल्यू आंसर आ गया। दूसरा आंसर पाई का तुम लोग निकाल लेना घर जाके। ठीक है, क्या करना है? डी पाई बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस 236 बराबर है, वो तो 0 हो गया ना। अब इंक्रीजिंग के लिए एज प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो डी पाई बाय डी एक्स क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। तो माइनस 2x प्लस 236 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा माइनस 2x इज ग्रेटर देन माइनस 236। तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन, नहीं आएगा, क्या आएगा? लेस देन 118। तो ये दो आंसर निकाल ही दिया मैंने पूरा, ये दो आंसर आ गए। ठीक है ना, जैसे करते वैसे ही करेंगे। दोनों आंसर आ गए। ठीक है, घर जाके और अच्छे से निकाल लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे कल। अब पीडीएफ में पहले बहुत टाइम वेस्ट हो गया उसमें। हाँ, अब अच्छे से ध्यान दो, पूरा ये भी सेम ही पार्ट है पूरा, लेकिन कर लेते। देखो, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। सेम क्वेश्चन तो था पांचवा, अब चौथा कर ले तो पांचवा होमवर्क ले लो। सेम है ना। कॉस्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है बोलो? 150 माइनस, बोलो, चलो लिख कराई देता ये भी। कॉस्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है? 140 बोलो ना, 150। अरे जो बोलना है वो बोलते नहीं, चबर चबर करते रहते फुकट की। बोलो 150 माइनस 54x। लेकिन ये क्या है? लेबर कॉस्ट है। ये क्या है? लेबर कॉस्ट। उसके बाद प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है। क्या दिया हुआ है? हाँ, वो क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट के लिए एक्स स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? टोटल कॉस्ट अगर निकालना है तो पूरे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट सब देखना पड़ेगा। तो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन निकल गया। उसके बाद देखो, वो बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन ये दिया हुआ है, अब हमको क्या करना है? उसको डिक्रीजिंग करना है। क्या करना है? तो क्या करते हैं हम डिक्रीजिंग के लिए? डेरिवेटिव लेते हैं। तो सी डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 0 माइनस 54 प्लस, क्लियर है सबको? अब क्या गया ये? माइनस 54 प्लस 2x। अब क्या बोला? कॉस्ट शुड बी डिक्रीजिंग। तो एज टोटल, बोलो, कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो क्या लेना पड़ेगा इसको? सब बोलेंगे इधर से, आवाज आने को ना।
सी डैश ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे? लेस देन 0। तो सी डैश ऑफ एक्स निकाले क्या है? माइनस 54 प्लस 2x इज लेस देन 0। तो 2x विल बी लेस देन, सो x विल बी लेस देन, सब बोलेंगे जल्दी, क्या रहेगा? 27। तो 27 से कम। हाँ क्या बोलो? क्या? क्यों चेंज करूं? डिवाइड कैसे करा? +2 से, तो चेंज होंगी क्या? नहीं। समझ में आ गया? ठीक है, डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव को लेस देन 0 करो, उसके बाद 54 को उधर लेके गया तो प्लस 54 हो गया, और x से दोनों को तरफ 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। किसको कोई डाउट है तो पूछ लो, चलो जल्दी से पूछ लो, फिर आगे जाऊंगा। कॉस्ट फंक्शन को डिक्रीजिंग करना था, क्या करेंगे? कॉस्ट फंक्शन लिए, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिए, फिर उसके बाद उसको लेस देन 0 पुट करें। क्लियर हो गया? ठीक है, तो x की वैल्यू लेस देन 27। फॉर कॉस्ट फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग x शुड बी लेस देन 27। अब एक और चीज बोला था, क्या बोला था? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। रेवेन्यू कैसे निकलता है? रेवेन्यू निकलता है पी डॉट पी से, ठीक है। तो यहां पर रेवेन्यू इज, अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जहां पर वो बोल रहा है रेवेन्यू इज, बोलो, रेवेन्यू इज क्या? इंक्रीजिंग। रेवेन्यू को क्या करना है? बोलो, इंक्रीजिंग करना है। तो ठीक है, अब हम रेवेन्यू को इंक्रीजिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले रेवेन्यू फंक्शन को निकालना पड़ेगा। तो आर ले लेते अपना पी डॉट एक्स। सेकेंड पार्ट कर रहे, कौन सा पार्ट कर रहे? सेकेंड पार्ट, पी डॉट एक्स। यहां तक क्लियर हो गया? पी क्या दिया हुआ है? बोलो, 10800। बुक में दिख रहा है सबको? माइनस क्या? 4x, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस, माइक भी एक तो चल रहा नहीं बराबर। आवाज आ रही क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या टकरी बीच बीच में? बताओ जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ, बातें नहीं होना। 10800 माइनस स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर इंटू x, तो ये निकल जाएगा 10800 माइनस x के बाद माइनस 4x क्यूब। ये निकल गया आपका रेवेन्यू फंक्शन। इसको क्या करना है? इंक्रीजिंग लेना है, तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वल टू 10800 हो जाएगा इसका x का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस 12x स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 करता हूं इसको। dr बाय dx शुड बी ग्रेटर, क्योंकि इंक्रीजिंग बोला करके ग्रेटर देन 0। तो 10800 माइनस 12x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां पर माइनस 12x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन माइनस 10800। अब काय से डिवाइड करूंगा दोनों साइड? -12 से। तो x स्क्वायर, इनइक्वालिटी की साइन क्या होंगी? रिवर्स, तो रिवर्स हो गई 10800 डिवाइडेड बाय 12 बराबर। अब क्या होगा? x स्क्वायर विल बी, x स्क्वायर जो है वो लेस देन कितने से आ रहे? माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस 900। अब इधर ध्यान दो अच्छे से, ये आ गया वो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक वाली। इसका मतलब 30 का स्क्वायर हो गया,
900 किसका स्क्वायर है? तो जब इनइक्वालिटी में स्क्वायर रूट लेते या स्क्वायर हटाते तो बताया था ना क्या करते? लेस देन रहा तो क्या करते? -30 लिखेंगे, +30 लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे? x। ऐसी करते थे ना वो मैक्सिमम मिनिमम में भी सेम 30 की जगह -30 और +30 लिखेंगे और स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर हटाने का फॉर्मूला बताया था ना वो कि जब x स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर रहेगा तो -a to a बीच में x। सेम टू सेम बता चुका हूं, देख लेना नोट्स में। अब इसके बाद लेकिन क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो सिर्फ कहां से कहां तक की आ सकता? x की वैल्यू लेस देन 30, बस ऐसा लिख देना, x की वैल्यू लेस देन 30, यहां छोड़ देना। -30 वाला आंसर नहीं आएगा। क्योंकि -30 वाला आंसर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x हमेशा -30 से बड़ा रहेगा। -30 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। सिंस x इज लेस देन बोलो 0, तो ये ऐसा भी डाल सकते, तो ये आंसर फाइनल में डाल सकते। ठीक है, फाइनल में ऐसा। अब क्यों लिखा मैंने ऐसा? x है क्या? x क्या है? डिमांड। तुम्हारा x प्रोड्यूस आइटम्स है। आइटम्स प्रोड्यूस नेगेटिव हो सकते क्या? या तो तुम 0 प्रोडक्शन करेंगे या तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, तो नेगेटिव प्रोडक्शन कर सकते क्या? इसलिए -1 -2 -3 हो सकती क्या? नहीं, इसलिए नेगेटिव पार्ट को पूरा हटाना पड़ेगा। तो या तो 0 प्रोडक्शन कर सकते या तो 30 तक ही आ सकते। समझ में आया सबको क्यों लिया हो? तो ये है, नहीं तो ये आंसर होता था अपना। क्या आंसर होता था? याला। लेकिन डिमांड क्योंकि आइटम्स प्रोड्यूस नेगेटिव नहीं है करके हम क्या बोलेंगे? ये आंसर में करेक्शन करेंगे और बोलेंगे x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन -30 है, तो ग्रेटर देन -30 में क्या हो सकती? 0 और 30 के बीच में। ठीक हो गया? हो सकता ना, लेकिन करेंगे काय को हम, इसलिए कभी नहीं होगा। कभी ऐसा कोई सोचेंगे कि कंपनी की रेवेन्यू को डिक्रीज करो, क्वेश्चन काय को करेंगे वो अपने को? रेवेन्यू तो डिक्रीज होता, लेकिन रेवेन्यू को हम डिक्रीजिंग बनाना चाहेंगे क्या? नहीं, इसलिए ऐसी x की वैल्यू पूछेगा जिसमें रेवेन्यू हमेशा क्या हो? इंक्रीजिंग। समझ में आया? कॉस्ट को क्या करना चाहेंगे हम? कम। इसलिए कॉस्ट हमेशा क्या बोलेगा? कॉस्ट को कभी इंक्रीजिंग बोलेगा क्या? हो नहीं, बढ़ सकता है, लेकिन हम ऐसी x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे ना जिसके लिए कॉस्ट क्या हो जाए? बढ़ जाए। समझ में आ गया? हाँ बोलो, कुछ डाउट है? हो गया ये पूरा क्वेश्चन? तो इस तरीके से 5वां क्वेश्चन हुआ। और थोड़ा तो ध्यान दो, तुम लोग बराबर पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे बराबर, कुछ लोग। हाँ इधर ध्यान दो, रिवाइज करके आया करो, थोड़ा 2 दिन में भूल मत जाया करो। हाँ, द टोटल कॉस्ट, 6वां क्वेश्चन अच्छे से देखो, सेम टू सेम चीजें चल रही सब। क्या चल रहा? जो फंक्शन है वो बना रहे, उसका डेरिवेटिव ले रहे, ग्रेटर देन 0 या सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा। बराबर ध्यान दो, बस फंक्शन कैसे बनाना है, फॉर्मूले याद होना। रेवेन्यू क्या है? P डॉट एक्स, बस इतना ही तो याद रखना है। प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। बस 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले तो है, और उसका डेरिवेटिव लेना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, बात खत्म हो गई। और इनइक्वालिटी भी इजी वाली दी हुई है, बराबर? तो ध्यान दो अच्छे से और अच्छे से देखो। अब इसमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट फंक्शन दिया है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड एक्स फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। एवरेज कॉस्ट निकालना आने को ना, कैसे करते हैं एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स ना। तो ये फॉर्मूला बता चुका हूं ना पूरा। तो एवरेज कौन बताएगा? अब कौन याद करेगा फॉर्मूले? तुम लोग को याद करना पड़ेगा ना। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता? सी होता ना, तो सी बाय एक्स। तो क्या हो जाएगा? सी क्या दिया हुआ है? 47x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। अब इसको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा? x से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। कैसे? x से डिवाइड। x से डिवाइड, इधर ध्यान। तो x से अगर डिवाइड किया तो 47x माइनस 300x स्क्वायर माइनस x का पावर 4 डिवाइडेड बाय x।
अब ये x किस किस को डिवाइड कर रहा, सबको डिवाइड कर रहा है ना, तो x को या तो कॉमन लेके काटो या डायरेक्ट काटो, तुमको समझने को ना बस, तो डायरेक्ट काट रहा हूं। 47x डिवाइडेड बाय x क्या होगा 47, 300x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्या होगा 300x, यहां पर कितना x बचेगा x क्यूब, ये क्या निकल गया एवरेज कॉस्ट। इसको क्या करना है इंक्रीजिंग, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो dCA अपॉन dx क्या आ जाएगा बोलो 300 मतलब 0 प्लस 300 माइनस, अब ये क्या करना है इंक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट को क्या करना है इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इधर तो dCA अपॉन dx शुड बी ग्रेटर देन 0, इधर ध्यान सबको, तो ग्रेटर देन 0 करते इसको, तो ग्रेटर देन 0 में क्या आ जाएगा 300 माइनस 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 300, तो x स्क्वायर इज लेस देन, x स्क्वायर इज लेस देन 100, हाँ अब तो वही आता ना, x स्क्वायर इज लेस देन 100, क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएंगी लेस देन है तो x स्क्वायर पहले लिख देता हूं लेस देन 10 स्क्वायर, तो कहां से कहां तक क्या आ जाएंगी बोलो, बोलो कहां से कहां तक क्या आएंगी -10 x और ऐसे लिखते ना। अब इसके बाद लेकिन बट x इज ग्रेटर देन, हाँ -10, क्योंकि यहां लिख देना सिंस x इज ग्रेटर देन 0, और फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे फिर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10। देखो अगर किसी को कुछ याद नहीं रहा है डायरेक्ट सुन लो क्या करना है, जब भी माइनस आया यहां से माइनस को हटा देना है, उसकी जगह क्या लिखना है बस 0, 0 से बड़ी रहेंगी 10 से, मतलब 1 2 3 4 5 10 तक के अगर करोगे तो आपका कॉस्ट क्या जाएगा, एवरेज कॉस्ट क्या जाएगा इंक्रीजिंग जाएगा। अब डिक्रीजिंग में क्या करेंगे सेम टू सेम रहेगा ना, बस क्या करेंगे एवरेज कॉस्ट इज नाउ डिक्रीजिंग, सेकेंड पार्ट बातें नहीं इधर, CA इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर इधर ध्यान दो DCA अपॉन DX विल बी लेस देन 0, क्या निकाला DX 300 माइनस 3x स्क्वायर, ये निकाले थे ना, -3x स्क्वायर इज लेस देन इंक्रीजिंग, अब हाँ बराबर है, इंक्रीजिंग ले चुके अब डिक्रीजिंग ले रहे, तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर लेस देन -300, सेम x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100, अब आ गया ना तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10 का स्क्वायर, अब क्या आ गया ग्रेटर, अब क्या आ गया बोलो, ग्रेटर में दो चीज लेते ना अपन, क्या क्या लेते, एक लेते बोलो x इज लेस देन -10 और x इज ग्रेटर देन 10, लेस देन -10 पॉसिबल है क्या नहीं, तो कौन सा वाला, ये इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा आंसर आएगा सिर्फ x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन, सिर्फ एक आंसर आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा, क्योंकि एक आंसर क्या है लेस देन -10, एक आंसर क्या है ग्रेटर देन 10, लेस देन -10 हो सकता क्या, तो ग्रेटर देन 10 ही रहेगा, तो ये आंसर आएगा। यहां पर भी रीजन लिख देना, सिंस x कैनॉट बी नेगेटिव, या x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या x कैनॉट बी नेगेटिव, क्लियर हो गया। अब इधर ध्यान, तो आंसर आ गए दोनों के,
तो लिख देना द एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 10। मतलब 10 से ज्यादा आइटम प्रोड्यूस करोगे तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर 10 से कम आइटम प्रोड्यूस करोगे तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दोनों कंफर्म भी हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को डाउट? क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, अभी तो क्या हुआ ही क्या, क्लास कंप्लीट ही नहीं होगा ये अपना। हाँ, रोज ही रहेंगे पेपर। फाइंड द मार्जिन, मेरा तो पेपर फ्राइडे को है ना। हाँ, फाइंड द फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू इफ द एवरेज रेवेन्यू इज 45 एंड 60 ऑफ डिमांड इज, अभी 5 मिनट है मेरे पास, 6 मिनट। हाँ, तो फाइंड द क्या बोला उसने, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, उसी से करेंगे फॉर्मूले से। इधर देखो, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू जो भी आपका एवरेज रेवेन्यू है, ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय ईटा। ये फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू का। किसका? मार्जिनल रेवेन्यू का। एवरेज रेवेन्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय ईटा मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है। ये भी अपडेट कर देना लिस्ट में अगर नहीं लिखा होगा तो, ठीक है। अब इधर ध्यान, यहां पर सब कुछ दिया हुआ है, एकदम इजी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। मार्जिनल रेवेन्यू क्वेश्चन मार्क के, एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 45। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ईटा होता, वो कितना दिया हुआ है, 5। बस वैल्यू पुट कर देते, आंसर आ जाएगा। तो 45 ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय 5, तो ये आंसर आ गया 45 इंटू 4 बाय 5, तो 9 4 जा 36। समझ में आ गया? अब इसका सेकेंड पॉइंट, फाइंड द प्राइस इफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3। अच्छे से ध्यान दो, इधर क्या बोल रहा हूं समझाने दो, अच्छे से कुछ देखने दो। वो बोल रहा प्राइस फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? अब मेरे को बताओ ये एवरेज रेवेन्यू क्या होता? एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस। तो बस आर ए निकालना है। क्या निकालना है? आर ए। तो क्या दिया हुआ है? मार्जिनल रेवेन्यू इज 28। तो सेकेंड पार्ट में आपको मार्जिनल रेवेन्यू दिया है आर एम इज इक्वल टू 28, आर ए इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है आपको। ईटा कितना दिया हुआ है? 3। तो ईटा की वैल्यू दिया हुआ है 3। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सबको? अब मार्जिनल रेवेन्यू वगैरह सब दिया हुआ है, ईटा इज इक्वल टू, हाँ एवरेज रेवेन्यू निकाला, सेम फॉर्मूला, आर एम इज इक्वल टू आर ए ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई ईटा। तो वैल्यूज डालो और बताओ। 28 इज इक्वल टू आर ए ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय 3। तो यहां पर आ जाएगा 28 इज इक्वल टू आर ए 2 बाय 3। तो प्राइस इज इक्वल टू आर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 28 इंटू 3 बाय 2। 2 1 जा 2, 14 जा, कितना हो गया ये? हाँ 42, हाँ 42। तो प्राइस आ गया 42। क्लियर हो गया सबको? तीसरे पार्ट में क्या निकालना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम तरीके से करेंगे, बस क्या निकाल लेंगे? ईटा। सेम फॉर्मूला यूज करना, आर एम डालना 50, फाइंड और आर ए डालना 75। सेम है ना? सेम है, ये होमवर्क दे दूं, सेम फॉर्मूला, बस अब क्या निकालना पड़ेगा? ईटा की वैल्यू। बराबर है? अब 8th क्वेश्चन। अरे कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। कोर्स कैसे कंप्लीट होगा ऐसे करोगे तो? तुम लोग को हिम्मत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा। पर फिर बहुत कोर्स है, तुम लोग ऐसा बोलेंगे 20-20 मिनट आधा आधा घंटा पढ़ते तो कैसा होगा?
1 साल थोड़ी ना है, पागल हो गया क्या? और मेरे को 40 मिनट में नहीं पढ़ा दूंगा तो कैसा होगा? अरे अभी कुछ भी नहीं हुआ, एक प्रॉब्लम बस 8वां आखिरी कर लो फिर छुट्टी देता। डिमांड डी इज इक्वल टू, चलो ये आखिरी प्रॉब्लम है, P प्लस 6 डिवाइडेड बाय P माइनस 3। क्या दिया हुआ है ये? डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा। क्या पूछा? ऑफ डिमांड एट P इज इक्वल टू 4। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट P इज इक्वल टू 4। तो अब यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला कौन बताएगा? बोलो। माइनस पी बाय डी, डी डी बाय डी पी, यही फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपके पास पी है 4, ठीक है, आपके पास डिमांड आराम से निकाल लोगे इसमें पी की वैल्यू डाल के। आपको क्या निकालना है? डी डी बाय डी पी। ये देखो आपके पास पी 4 है, डी की वैल्यू यहां पर पी डाल के निकल जाएंगी। क्या निकालना है आपको? मेन डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन, ये निकालना मेन टफ पार्ट है, डी डी बाय डी पी। तो इसको निकालेंगे अभी। इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। डी दिया हुआ है P प्लस 6 डिवाइडेड बाय P माइनस 3। हमको डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू P, ये फॉर्मूला है। तो डी डी बाय डी पी मतलब प्राइस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? कोशेंट रूल। P का डेरिवेटिव x प्लस 6 x माइनस 3 रहा तो कैसे निकलता? कोशेंट रूल से। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले क्या लेंगे? डिनोमिनेटर, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या है? माइनस P प्लस 6 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर P माइनस 3। क्लियर हो गया सबको? तो इस तरीके से ये निकला। अब इसको और स्टेप कर लेते इसका। तो P माइनस 3 एज इट इज, P का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू P प्लस 0 बराबर है। अब इसके बाद आगे बोलो, माइनस P प्लस 6 एज इट इज इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय P माइनस 3 का डी डी बाय। समझ में आ गया? आप कर लेते हो ऊपर का सॉल्व। क्या आ रहा ऊपर बताओ? P माइनस 3 इंटू 1 क्या आएगा? P माइनस 3। फिर P प्लस 6 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा? P प्लस 6। समझ में आ गया? डिवाइडेड बाय P माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप देखो यहां, ये देखो अच्छे से ब्रैकेट खोले तो P माइनस P गया ना, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 अपॉन P माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो डी डी बाय डी पी आ गया। अब हमको इस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? P की वैल्यू, एट P इज इक्वल टू क्या पूछा? 4। तो डी डी बाई डी पी P is equal to 4 will be equal to माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 3 का माइनस 9 आ जाएगा। 4 माइनस 3 कितना होता? 1। तो क्या आ गया ये? माइनस 9। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को? अब D की भी वैल्यू निकाल लो आपको, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, उसमें D भी लग रहा ना, तो D की वैल्यू भी निकाल लो। D की वैल्यू P डाल के, अरे ये D में P डाल के निकाल जाएंगी ना वैल्यू, तो यहां पर लिख लो। या तुम पूरा एक काम कर सकते, पूरा D भी रख सकते, आखिरी में भी वैल्यू डाल सकते, तुम्हारी इच्छा है वो, ठीक है ना। आखिरी में वैल्यू डाल दू। हाँ इधर ईटा इज इक्वल टू क्या है?
माइनस पी बाय डी। डी क्या है आपको? पी प्लस 6, बोलो पी प्लस 6 डिवाइडेड बाय पी माइनस 3 इंटू, ये डेरिवेटिव भी आप पूरा का पूरा यहां डाल सकते थे एज इट इज, आखिरी में वैल्यू डाल सकते थे। क्या p प्लस 6 p माइनस 3 नहीं है? मैं तो बोल रहा था तुमको पहले कैसे, तुम लोग कैसे भी डालो, बस डालो, तो मैंने कर दिया। हाँ अभी कर लेंगे, आप जान दो कर लिए तो। इधर क्या हो जाएगा? -9, इधर क्या हो जाएगा? -9। डेरिवेटिव है ना, देख लो अच्छे से, फिर से देखो, ये फॉर्मूला था, इसकी जगह अभी मैंने कुछ नहीं माइनस पी बाई डी रखा और डी डी बाई डी पी की वैल्यू निकाल लिया था, -9 ना, वो डाल दिया उधर। अब पी की और डी की वैल्यू डालूंगा, पी और डी को पी के टर्म्स में डालूंगा। पी की वैल्यू कितनी है? काय पे पूछा? पी 4, तो हर जगह 4 डालेंगे। -4, एक मिनट रुक जाओ, -4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू -9, ठीक है। अब इसके बाद -4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस 36 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ जाएगा? 3.6। तो ईटा की वैल्यू क्या आ गई? 3.6। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा, ये सेम क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूं इसलिए इसको रिवाइज कर रहा हूं। इधर ध्यान, हमको क्या पूछा था? अरे यार ऑनलाइन स्टूडेंट वैसे ही रह गए क्या? हाँ, हमको क्या पूछा था? रिवाइज करा रहा हूं ऑनलाइन स्टूडेंट, देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन पहले भी पूछा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन वहां मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ था, तो एक चिल्लर सा फॉर्मूला लगा दिए। क्या फॉर्मूला था वो? बोलो। RM इज इक्वल टू RA ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय ईटा, तो इजिली फाइंड आउट हो गया। लेकिन यहां पर डिमांड फंक्शन दिया इन टर्म्स ऑफ P और P की वैल्यू दिया है, तो इस पर्टिकुलर में पूरा ईटा का वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? -P बाय डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू P, ये फॉर्मूला लगेगा। अब डिमांड फंक्शन जो दिया है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू P, तो लिए, उसके लिए क्या लगाना पड़ा? कोशेंट रूल। क्या लगाना पड़ा? कोशेंट रूल लगाए, तो हमारा डी आ गया माइनस, मतलब डी डी बाई डी पी आ गया -9/p माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब तुम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में भी पुट कर सकते थे, आखिरी में पी की वैल्यू डाल सकते थे, या यहां डालो, एक ही बात है। तो मैंने यहां डाल लिया था, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूले में पहले पूरा लिख लेना, फिर फॉर्मूले में लास्ट में डालना, वही बेस्ट रहता। हाँ, तो ये -p लिखा, उसके बाद d लिखा, d क्या था? p प्लस 6 डिवाइडेड बाय p माइनस 3, फिर वैल्यू डाला p की 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 4 माइनस 3 इंटू -9, कट कुट के 3.6 आया। किसी को शुरुआत से लेके आज जितने भी प्रॉब्लम आखिरी तक के पढ़ाया उसमें डाउट होगा तो आके पूछ लो मेरे से। आज इतना ही पढ़ते ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा।